हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए, हम लोग बात की थी, हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करी थी और हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लिए थे। तो आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं। तो अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है जेनेटिक डिसऑर्डर, इनको हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को फर्दर हम लोगों ने बांटा था, अगर याद हो तो, क्रोमोसोमल चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो या स्ट्रक्चर बदल जाए, नंबर बदल जाए। नंबर बदल जाए पॉलीपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में पूरा सेट बढ़ रहा है, तो 2n डिप्लॉयड 3n। नॉर्मल क्या होता है 2n या n, तो 2n बढ़ गया, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, 6n हो गया, सो ऑन। पेंटाप्लॉइड, 6 हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड। तो पॉलीपोलाइडी का केस आपको किस में मिलता है? ज़्यादातर आपको मिलता है प्लांट्स में, एनिमल्स में रेयर है पॉलीपोलाइडी। और दूसरा था एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी हाइपर या हाइपो एन्यूपोलाइडी। तो अगर आपको याद हो, हाइपर में ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, हाइपर का एग्जाम्पल। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्या थी? डाउन सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम क्या थी? 18 नंबर की ट्राइसोमी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा हाइपोपोलाइडी में, हाइपोपोलाइडी का एग्जाम्पल हमारे जो थे, हाइपोपोलाइडी का मतलब है कि नंबर 1 या 2 कम हो जाना, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी किस में मिल रही है आपको? टर्नर सिंड्रोम में। सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी है, तो डबल एक्स की जगह एक्स हो गया, एक एक्स कम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसकी है? सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। ओके, चलिए। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे, वो भी आपने देख लिए होंगे। चलिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है एलीलिक एबनॉर्मलिटीज। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है? मेंडेलियन डिसऑर्डर में एलीलिक एबनॉर्मलिटी। अब एलील क्या होता है, जीन क्या होता है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसके पास जानकारी है किसी कैरेक्टर के लिए, लक्षण के लिए। और जीन एक से ज़्यादा रूप में जो मिल रहे हैं, ये रूप एक दूसरे के एलील हैं। जीन के अलग अलग रूप, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जो अलग अलग रूप में मिल रहा है, वही एलील है, ठीक है। तो एलीलिक एबनॉर्मलिटीज, एलील में एबनॉर्मलिटी हो गई विच कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एलील डिफेक्टिव हो गया या एलील बदल गया, एलील में म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने से नई एक एलील और वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। इनहेरिटेंस, जिसकी कि जेनेटिक डिजीज इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवंशिक की बीमारी, इनको आनुवंशिक की बीमारी बोल लें क्योंकि पेरेंट से बच्चों में भी हो सकती है, कि आगे जा सकती, तो आनुवंशिक की बीमारी है। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की मुख्यतः आप देखेंगे इनहेरिटेंस नहीं होती। चलिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसका कि आपकी बुक में नाम दे के छोड़ दिया, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने करने की कोशिश नहीं करी। सिस्टिक फाइब्रोसिस को नाम दे के छोड़ दिया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। थोड़ा सा 4-6 पॉइंट हैं, देख लीजिए। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। अब ये बात हम लोग कर चुके हैं, कौन सी डिजीज़ ऑटोसोमल और कौन सी सेकलिंग डिजीज़, कौन सी डोमिनेंट, कौन सी रिसेसिव। ऑलरेडी हम लोग इस पर काफ़ी मंथन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए। वो डिसऑर्डर जिसका जीन ऑटोसोम पे, वो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट कहलाता है, ऑटोसोमल ट्रेट कहलाता है। और अगर ये डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कहलाएगा। अगर ये रिसेसिव एलील से गवर्न हो रहा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कहलाएगी। ओके, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल डिजीज़ है ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल एलील प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पे इसका एलील है और वो रिसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। द डिजीज सेट्स अप इट्स नेम फ्रॉम द फाइब्रस सिस्ट्स दैट अपीयर इन द पैनक्रियाज। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम क्यों दिया गया? सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम इसलिए दिया गया कि इस डिजीज़ में फाइब्रस सिस्ट बन जाती है पैनक्रियाज में, इसलिए इस डिजीज़ का नाम सिस्टिक फाइब्रोसिस है।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी, ग्लाइकोप्रोटीन डिफेक्टिव बन रही है। द डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस, गाढ़ा श्लेष्म बनने लगेगा म्यूकस इन स्किन, लंग्स, पैनक्रियास, लीवर विच ब्लॉक्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाएगा अगर सिक्रीशन फ्लूइड जो वहाँ पे है म्यूकस फ्लूइड तरल पदार्थ सा होना चाहिए वो गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, पाइपलाइन चोक कर देगा तो काम 35। द डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस इन लंग्स, स्किन एंड पैनक्रियास, लीवर विच ब्लॉक्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनने लगी, क्यों बनने लगी? क्योंकि थिक म्यूकस सिक्रीशन होने लगा स्किन में, लंग्स में, पैनक्रियाज में, लीवर में। लंग्स पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाएगा, बंदा ऑर्गेनिज्म चोक हो जाएगा। फेलियर ऑफ क्लोराइड आयंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म causes the increase in sodium and chloride in the body fluid and sweat becomes saltier। क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड बॉडी फ्लूइड में बढ़ जाएंगे। क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन भी, 2-3 बातें हैं जो आपने याद में रखनी है। एक तो क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, दूसरा फाइब्रोसिस बन रही है पैनक्रियाज में इसलिए इसका नाम है, तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन डिफेक्टिव बन रही है। ग्लाइकोप्रोटीन डिफेक्टिव बनने से थिक म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, थिक म्यूकस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो रहा है। बस ये 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्लोराइड ट्रांसपोर्टेशन भी डिफेक्टिव हुआ जिससे सोडियम और क्लोराइड की मात्रा शरीर में बढ़ने लगेगी, तो पसीना जो है, पसीने में वैसे ही सोडियम क्लोराइड नमक होता है और ज़्यादा सॉल्टियर नमकीन हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे को आप अगर इस तरह के बच्चे को आप प्यार कर रहे हो और उसको किस करते हो तो आपको नमकीन स्वाद आएगा एंड सेट्स बिकम सॉल्टियर। ओके, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात हुई। फिनाइल कीटोनूरिया पे आइए। इट अपीयर्स इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। तो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट में डिफेक्टिव एलील को हम लोग लोअर केस पी से बता रहे हैं। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे ऑर्गेनिज्म, उनमें ये डिजीज़, फुल ब्लोन डिजीज़ खुल के सामने आएगी। जीन कहाँ पे है? जीन 12 नंबर के क्रोमोसोम पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में 7, फिनाइल कीटोनूरिया में 12। फिनाइल कीटोनूरिया इज इनबॉर्न, बचपन से ही, पैदा होते ही डिफेक्टिव। ऑटोजोमल ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इन विच द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लैक द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है उनमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा नहीं, जिसका काम है कि वो फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन करवा रहा टायरोसिन में। तो फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में लीवर में हो रहा है, फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब वो जो एंजाइम बना रहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो जीन डिफेक्टिव हो गया अगर, वहाँ पे हमारे होमोजाइगस रिसेसिव का केस बन गया, डिफेक्टिव एलील दोनों आ गए, एंजाइम नहीं बनेगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम नहीं बनेगा तो सब स्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। आटे से रोटी बनानी है तो आपके पास गैस चूल्हा होना चाहिए, गैस चूल्हा नहीं तो आटा इकट्ठा होने लगा, फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन लीवर में ये हो रहा, ये काम हो नहीं पा रहा कि कोई फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं पा रहा। उससे क्या होगा? साइड इफेक्ट, लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। एंजाइम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे है और वो होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस रिसेसिव होने से अपना इफेक्ट शो कर देगा। ड्यू टू रिसेसिव जीनोटाइप द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज नॉट फॉर्म। रिसेसिव जीनोटाइप, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, उसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं पा रहा, फिनाइल एलानिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, स्टार्ट्स एक्युमुलेटिंग इन लीवर में इकट्ठा होने लगा, इन फॉर्म्स द फिनाइल कीटोन बॉडीज, और फिनाइल कीटोन बॉडीज बना देगा, which due to poor absorption from kidney passes through the urine, hence the disease name phenyl ketonuria। तो फिनाइल कीटोनूरिया का मतलब क्या है? मतलब है कि फिनाइल कीटोन बॉडीज स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलानिन बढ़ा, भाई आप पानी को रोक नहीं सकते, पानी अपनी जगह खुद बना लेता, तो पानी की जो निकासी
थी उस पर आप स्टॉपर लग गया। फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन हो रहा था किसमें, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन में हो रहा था। एंजाइम नहीं तो इसका कन्वर्जन नहीं तो इसकी मात्रा बढ़ने लगी। तो बॉडी को इसको निपटाना है ना, इकट्ठा थोड़ी ना करते चले जाना है, ठीक है। तो बॉडी निपटाएगी, कैसे निपटाएगी, दूसरा रास्ता देखा कि फिनाइल एनालिन नहीं बनना, तो चलो फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो रहा, तो फिनाइल एनालिन को बॉडी बदलने लगी किसमें, फिनाइल कीटोन बॉडीज़ में। और फिनाइल कीटोन बॉडीज़ किडनी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो जो फिल्ट्रेट छना हमारी एफरेंट एट्रियोल आई, ग्लोमेरुलस बनाया, एफरेंट आर्टियोल जो फिल्ट्रेट छन के इधर आया, उस फिल्ट्रेट से पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा फिनाइल कीटोन बॉडीज़ का। कीटोन बॉडीज़ छन गई और वो निकल जाएगी यूरिन में आने लगेंगी फिनाइल कीटोन बॉडीज़, इसलिए इस डिजीज़ का नाम फिनाइल कीटोनूरिया रखा। द चिल्ड्रन इज सच केसेज आर मेंटली रिटार्डेड ड्यू टू ब्रेन डैमेज। इस तरह की डिजीज़ में चिल्ड्रन जो हैं उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होता, IQ लेवल कम होगा क्योंकि ब्रेन ठीक तरह से बना नहीं है। फिनाइल कीटोनूरिया आप देखिए एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड, लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द फिनाइल एलानिन इनटू द टायरोसिन। तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन है कहीं, ये है बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलूँ, हाँ जी, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्स रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो XH से इसको दिखाते हैं। नहीं, अभी इसको नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया, चलिए गए। फिनाइल हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम जिस पे नॉर्मल एलील है उसको X, और जो डिफेक्टिव एलील वाला क्रोमोसोम है जिस पर डिफेक्टिव एलील है उसको H से हम लोग दिखाते हैं। डाउन सिंड्रोम ड्यू टू एनोप्लाइडी। डाउन सिंड्रोम क्या था, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी, तो क्या है, एन्योप्लाइडी है, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया एक्स लिंक नहीं है, सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोसोमल ट्रेट है, तो ये वाला भी आपका जो हो गया स्टेटमेंट गलत। सही कौन सा, पहला और दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा स्टेटमेंट ठीक, ये हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है जी, ई ऑप्शन इसका जवाब हो गया। आई बात समझ में, चलिए आगे थैलेसीमिया पे आ जाइए। थैलेसीमिया इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है इन विच द हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल, जिसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल नहीं बन रहा, डिफेक्टिव बन रहा है। कॉजिंग एनीमिया, जिससे एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द नॉन सिंथेसिस, ड्यू टू द नो सिंथेसिस और रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस, या तो बन ही नहीं रहा या कम बन रहा है, ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो आप जानते हैं कि मैच्योर हीमोग्लोबिन जो है मैच्योर पर्सन में हीम प्लस ग्लोबिन पार्ट से बना है। हीम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, और हीम में आपको 4 आयरन एटम मिल जाएंगे, ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, इससे हमारा बना है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तो ग्लोबिन चेन्स पूरी तरह से बन नहीं रही या कम बन रही हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कूली, इसको कूलीज डिसऑर्डर भी बोलते हैं क्योंकि कूली ने इसको डिस्कवर किया। विप्पल ने टर्म दिया था थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज आपकी NCERT का नहीं है, रेड से जो मैंने कर रखा है, इसको चाहें तो आप नोट कर लें अपनी NCERT के खाने में बगल में, कहीं ज़्यादा बात है नहीं, थोड़ी सी नोट कर लीजिए। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है विच अपीयर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 2 अनअफेक्टेड कैरियर, जो चिल्ड्रन में दिखाई दे जाएगी अगर 2 कैरियर आपस में शादी कर लेंगे। तो मानिए एक हस्बैंड मतलब मेल पार्टनर जो है वो भी कैरियर है, फीमेल पार्टनर वो भी कैरियर है, फुल बोर्न डिजीज नहीं, दोनों के पास एक एक डिफेक्टिव एलील है। तो हो सकता है जाइगोट बनने में इसका स्पर्म भी डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा हो मेल का, और फीमेल का गैमीट भी एक सेल भी डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा हो। उस केस में जो जाइगोट बनेगा उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील आ जाएंगे, डिजीज फुल ब्लोन खुल के सामने आ जाएगी। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इन विच द चिल्ड्रन ऑफ 2 अनअफेक्टेड कैरियर, जो अनअफेक्टेड कैरियर उनके फ्यूजन से, उनके सिनगैमी से ये कंडीशन आ गई कि बच्चा जो है डिफेक्टिव पैदा हुआ। द डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू
अब ये जो डिफेक्ट आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? द डिफेक्ट अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन्स कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। डिफेक्ट उस जीन में हो गया जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबिन चेन बनने के, कॉमनली अल्फा एंड बीटा ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन। इम्बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया। क्योंकि ये प्रॉपर बन नहीं पा रहा, कम बन पा रहा, तो कंटेंट कम हो जाएगा, उसी के लिए एनीमिया टर्म यूज़ किया जाता है। तो एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन पूरी तरह से बन नहीं रहा, डिफेक्टिव एलील की वजह से अब बन नहीं रहा है, कम बन रहा। इम्बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेस एनीमिया, तो एनीमिया हो जाएगा थैलेसीमिया। एनीमिया इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। इस डिजीज़ की विशेष बात क्या है? एनीमिया होना। अब ये दो तरह की है, थैलेसीमिया अल्फा और थैलेसीमिया बीटा। थैलेसीमिया दो तरह का, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा चेन। अल्फा चेन के डिफेक्टिव फॉर्मेशन होने की वजह से अल्फा थैलेसीमिया हो रहा है। अल्फा ग्लोबिन इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 16। अल्फा ग्लोबिन कंट्रोल कौन कर रहा है? 2 जीन है जो क्रोमोसोम 16 पे। तो टोटल 4 एलील हैं अल्फा थैलेसीमिया के, क्योंकि 2 जीन है, एक जीन के 2 एलील, इसलिए टोटल 4 जीन है, याद रखिएगा। अल्फा ग्लोबिन is controlled by 2 genes present on chromosome 16. HB stands for hemoglobin, A1 A2 for the gene that is responsible for the alpha chain formation, alpha HB alpha 1 HB alpha 2। तो A1 A2 कर लीजिए, HB A1 HB A2 with a total of 4 allele। there is decreased synthesis of alpha globin, डिक्रीज सिंथेसिस होगी, अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी। थैलेसीमिया पे आइए, थैलेसीमिया बी। द डिफेक्ट इज ड्यू टू एलील्स ऑफ HBB जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 11। डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव एलील किस कौन सा? HBB। तो HBA A1 और A2 दो हैं, HBB एक ही है, तो HBB ही लिखा है, 1 या 2 नहीं लिखा। HBB जीन के डिफेक्टिव होने से क्रोमोसोम 11 पे है, और उसका कहाँ पे है? क्रोमोसोम